हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसके जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस हमसे वो हमने सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले वो वीडियो प्लेलिस्ट में से ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्टिव्स वाली वो हमेशा मैं बाद में कराना पसंद करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम सम सॉल्व करते तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम सॉल्व करते करते हमारे क्लियर होते हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट को समझने में इजी हो जाता है। तो यहाँ पे है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें है ना ए पार्ट आपको दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। आपको है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको मोस्ट जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो वो चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग एंड री राइट द सेंटेंस। और उसके बाद में आपको सेंटेंस फिर से लिखना है। तो मतलब यहाँ पे नॉट ओनली आपको सिलेक्शन करना है बट ऑल्सो आपको स्टेटमेंट भी फिर से री राइट करना है, फिर से लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है व्हेन देयर इज first one, when there is no partnership agreement between partners, the division of profits take place in dash ratio। तो जब अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं होती है, राइट, पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं तैयार होता है, तो उस केस में जो डिवीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स किस तरीके से होगा, कौन से रेशियो में होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में इक्वल दिया है, ऑप्शन बी में कैपिटल रेशियो दिया है, एंड ऑप्शन सी में इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड ऑप्शन डी में आपको एक्सपीरियंस एंड टेन्योर ऑफ पार्टनर्स दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थियरी पार्ट स्टडी करने के टाइम पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब है ना अग्रीमेंट साइलेंट होता है या अग्रीमेंट नहीं बना होता है, अग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला होता है रिलेटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR जिसे हम बोलते हैं, राइट, तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे ये जो इक्वल है ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, ऑल्टरनेटिव है, इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है उसका। अभी सेकंड पे हम आते हैं। तो सेकंड में यहाँ पे टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो है ना आपको है ना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने है ना फाइंड आउट करते करते पूरा फाइनल अकाउंट सॉल्व करते करते हमने देखा कि है ना ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता है, और हमें है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें है ना नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और ट्रेडिंग कैपिटल, बी में आपको दिया है कैपिटल, सी में करंट, एंड डी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमें है ना नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस करेक्ट ऑप्शन को फिल करते हुए ये स्टेटमेंट रीराइट करना है। यहाँ पे अभी थर्ड हमें दिया है कि गुडविल डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता, यू कैन नॉट सी एंड टच, राइट। तो यहाँ पे वो इस तरीके का कौन सा एसेट है। तो 4 एसेट्स के नाम दिए हैं आपको, गुडविल दिया है, स्टॉक दिया है, कैश दिया है, फर्नीचर दिया है। कैश हम देख सकते हैं, राइट, स्टॉक हम देख सकते हैं, फर्नीचर हम देख सकते हैं, बट गुडविल को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते, राइट। सो ये इंटेंजिबल एसेट है। तो यहाँ पे गुडविल है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट करके आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। देन द फोर्थ वन यहाँ पे है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जब है ना कोई भी अग्रीमेंट नहीं बना होता है, कोई अग्रीमेंट नहीं बना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर को है ना उनके जो कैपिटल पे जो लोन उनको इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर ने अगर है ना फर्म को लोन दिया है टू द फर्म, राइट, तो इज अलाउड एट द रेट ऑफ, तो फिर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। तो उनको 6% का, या कब, जब है ना अग्रीमेंट नहीं बना होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट कॉपी नहीं होती है। तो यहाँ पे ए दिया 5%, बी दिया 6%, सी दिया 10% एंड डी दिया 9%। तो आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है 6%। तो आपको 6% यहाँ पे फिल करते हुए सेंटेंस को रीराइट करना है।
अभी आते हैं नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट फिफ्थ वन में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेसेस। हमने इसके फीचर्स स्टडी करने के टाइम पे भी देखा है कि इनकी लायबिलिटीज तो अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक अ सोल ट्रेडर, राइट। तो यहाँ पे ए इज अ लिमिटेड, बी ऑप्शन इज अनलिमिटेड एंड सी ऑप्शन इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ द अबव भी पॉसिबल नहीं। तो हमें पता है कि अनलिमिटेड होता है, उनकी जो लायबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होना लायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इन केस अगर बिजनेस वाइंड अप होता है, बिजनेस बंद हो जाता है, अगर है ना पार्टनर्स आर अनेबल टू पे ऑफ, अगर पार्टनर पे नहीं कर पाते क्रेडिटर्स को, उनका अमाउंट नहीं दे पाते, तो फिर क्या होगा, उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज को, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके रिकवरी कर लेता है क्रेडिटर्स एंड बैंक वाले, एंड जहां से भी उन्होंने लोन वगैरह उठाया है या किसी का पैसा बकाया है, तो वो लोग उनकी अपने पैसे की रिकवरी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक करके भी कवर अप कर सकते हैं। तो थियरी में भी हमने स्टडी किया है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ जो दिया है, सिक्स्थ यहाँ पे है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस। कब से ये है ना फोर्स में आया, कब से ये इम्प्लीमेंट हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? तो हमने थियरी पढ़ने के टाइम पे पढ़ा है कि 1932, राइट। सिंस 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बार बार हम पढ़ते ही है, राइट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो है 1932, बी है 1881 एंड सी इज 1956 एंड डी इज 1984। तो आपको पता है कि आपका करेक्ट आंसर ही 1932 है। तो आप है ना विद द ऑप्शन दैट इज 1932 फिल करते हुए स्टेटमेंट को आप कंप्लीट करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट जो सेवेंथ है उसमें दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने नंबर, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, एक्सटेंट लिमिट, कितने पार्टनर्स की लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे कोई भी फर्म में। तो यहाँ पे फर्म में मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट क्या डिसाइड हुआ है कि आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो यहाँ पे ए इज 10, सी इज 20, बी इज 25 एंड डी इज 50। तो 50 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, जो इसको किसको मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 50 होते हैं। और मिनिमम हमने स्टडी किया ही है कि मिनिमम है ना 2, क्योंकि जब तक 2 नहीं होंगे तो पार्टनर्स कैसे उसको पार्टनर्स बोला ही नहीं जाएगा। जैसे आप है ना कॉलेज में एटलीस्ट 2 होते हो तो टीचर बोलते हैं व्हाट बोथ ऑफ यू आर डूइंग, व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग, राइट। तो पार्टनर मतलब सेकेंड पर्सन होना जरूरी, एक सिंगल पर्सन को हम पार्टनर नहीं बोल सकते, उसको सोल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम की जब बात आती है तो आपको 50 लिखना है, और मिनिमम की बात आएगी तब आपको 2, मिनिमम 2 और मोर देन 2, राइट। अभी आते हैं बी पे। तो यहाँ पे बी उसमें आपको दिया है कि राइट द word or phrase or term which can substitute each of the following sentences। नीचे दिए हुए following sentences को कंप्लीट करते सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मतलब इनके बदले में हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट, पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करता है, मतलब स्टार्ट करता है, मेक करता है, ओके, उनको क्या बोलते हैं, हम उन लोगों को पार्टनर्स बोलते हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपका वन वर्ड है वो पार्टनर्स आएगा। देन नेक्स्ट दिया है अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम है ना जो पार्टनर्स है ना विड्रॉवल करते रहते हैं बिजनेस में से गुड्स नहीं तो कैश ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। वी कॉल दैट a word is given to that is a drawings, okay। and then the third one is an association of 2 or more persons। एक एसोसिएशन, एक ग्रुप जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा लोग अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो आते, तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, तो दैट एसोसिएशन इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। देन हम थर्ड पे आते हैं, या थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ पे एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड। कौन से एक्ट के अंडर, कौन से है ना कानून के तहत है ना पार्टनरशिप फर्म को मतलब कंट्रोल में रखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उस पर कंट्रोल रखा जाता है, उसकी निगरानी कौन सा एक्ट रखता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन,
प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक प्रोसेस, एक बोलते हैं ना एक मेथड की जिसमें आपको स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए ऑफ रजिस्ट्रार। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वी हैव स्टडीड इन थियरी पार्ट दैट पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। देन ये रिटन अग्रीमेंट होता है, राइट, डॉक्यूमेंट होता है। देन द सेवेंथ वन, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, जहाँ पे है ना जो कैपिटल बैलेंसेस होते हैं पार्टनर्स के वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं और करंट अकाउंट में सारे कैपिटल रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। तो जिसने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस, तो वो वीडियोस देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देन द एट्थ वन इज प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स। कौन से प्रपोर्शन में पार्टनर्स है ना प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो दैट प्रपोर्शन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सम्स कराते टाइम में बहुत बार पीएसआर दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस प्रपोर्शन में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उनमें वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द नाइन्थ वन, यहाँ पे सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। ऐसा कैपिटल मेथड जिसमें कि है ना कैपिटल अकाउंट है ना हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्योंकि इसमें है ना सारे ट्रांजेक्शन हम कैपिटल में ही करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, तो उसको उस मेथड को हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मतलब ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट एज वेल एज हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पे 10th वन, द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। ऐसा अकाउंट जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम करते हैं कैपिटल रिलेटेड जब आपके कैपिटल फिक्स्ड होता है। तो मतलब कैपिटल फिक्स कब होता है, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड होता है, राइट। तो उस समय हम करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं और सारे कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट लिखना है, इसके लिए वन वर्ड, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। ड्यू डेट के पहले जो है ना एक्सपेंसेस पे कर देते हैं हम, उसे उन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, तो उन एक्सपेंसेस को हम प्री पेड एक्सपेंसेस कहते हैं। प्री पेड मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया एक्सपेंसेस का, तो ड्यू डेट आने से ही पहले पेमेंट कर दिया। और ये प्री पेड आपका एक्सपेंसेस है, ये आपके बैलेंस शीट में कहाँ पे अपीयर होता है, ये एसेट्स के अंडर में अपीयर होता है। इनको हम एसेट्स के अंडर शो करते हैं क्योंकि हमको फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस नहीं देना पड़ेगा, तो ये हमारे एसेट्स हो गए, ठीक है। और प्री पेड जो इनकम होती है वो लायबिलिटीज के अंडर में आती है। Next one is 12th one, the accounts that are prepared at the end of each accounting year। accounting year के हर एंड में मतलब 31 मार्च को जो अकाउंट प्रिपेयर होता है उसे हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, उसे हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज 13th वन, एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। कौन सा एसेट है जिसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन एसेट्स को हम है ना करंट एसेट्स बोलते हैं और लिक्विड एसेट्स भी बोला जाता है। दोज एसेट्स आर known as current assets or liquid assets. And then the 14th one is order in which fixed assets are recorded first in balance sheet। कौन से मतलब ऐसा ऑर्डर जिसमें कि फिक्स एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहले, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेशन आपको मतलब लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कैश जिसको जल्दी इमीडिएट कैश कर सकते हैं हम, राइट। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन के ऑर्डर में हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं फिक्स एसेट्स को। देन द 15th वन इज द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। तो कौन से अकाउंट में हम सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में आते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे दिया है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जब डेबिट बैलेंस होता है मतलब डेबिट साइड मोर होना मतलब क्या हुआ, ग्रॉस लॉस होना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर, करेक्ट वर्ड है वो होगा ग्रॉस लॉस। देन द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को हम क्या, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब इनकम और होना, राइट। तो मतलब है ना वो नेट प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी क्वेश्चन हमने कवर अप किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको सी में दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। आपको रीजन भी देना है और आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स है तो आपको रीजन लिखना ही पड़ेगा अगर कोई भी फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए अ पार्टनरशिप, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, नॉन ट्रेडिंग कैसे, यहाँ इनका तो मेन मोटो ही प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है, राइट, अर्न करना होता है पार्टनरशिप फर्म का। तो आपको पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, आपका करेक्ट रीजन है, इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न बिकॉज दे डील इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, राइट, एंड सर्विसेज। देन द सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो ये तो फॉल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स वाली बातें आती है, राइट। तो ये रियल अकाउंट नहीं है, ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। देन द थर्ड वन इज कैरेज इनवर्ड इज अ कैरेज ऑन परचेसेस। तो ये ट्रू है, ये परचेसेस के ऊपर होता है, इसीलिए हम देखिए कैरेज इनवर्ड को हम ट्रेडिंग के अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं इसको हम, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज इनवर्ड वर्ड आया है तो मतलब ट्रेडिंग के अंडर में जाता है। देन द फोर्थ वन एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। ये सच है क्या, यस, जहाँ पे कैपिटल को फिक्स रखने बोला है ऑब्वियसली वहीं पे हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। then fifth one prepaid expenses are prepaid expenses are treated as liabilities. Yes, prepaid expenses are not treated as liabilities because अभी भी हमने ऊपर जस्ट अभी किया था स्टेटमेंट, राइट, वन वर्ड लिखने का। तो मैंने आपको बोला था कि ये बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर अपीयर होता है, ये लायबिलिटीज नहीं हुई हमारी। फ्यूचर में हमको है ना ये एक्सपेंसेस पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम एडवांस में पे कर चुके हैं, प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है, आपका ये आना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज एसेट्स नॉट एज लायबिलिटीज, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज sixth one, if partnership deed is silent, partners share profit and losses in the ratio to their capital. No, वो कैपिटल रेशियो में नहीं शेयर करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है मतलब इक्वल रेशियो लेते हो तो ये आपका फॉल्स आ जाता है। तो हम इक्वल लेते हैं, वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट, डोंट कैलकुलेट एज पर देयर कैपिटल, ठीक है। देन द सेवेंथ वन इज बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। तो ये भी फॉल्स हुआ, बैलेंस शीट कोई एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट को तो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ओके। तो ये अकाउंट नहीं होता है, इट्स अ स्टेटमेंट। देन एट्थ वन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी फॉल्स होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए मशीनरी को ये आपने परचेस की, हाँ, और फिर उसको आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब उसको फिक्सिंग, उसको है ना स्टार्ट करने के लिए, उसको यूटिलाइज मतलब उसका प्रोसेसिंग के लिए, उसको यूज में आने के लिए आपको उसके ऊपर जो भी फिटिंग के खर्चे वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये रूल है कि वो सारे के सारे खर्चे आपको है ना मशीनरी के अंडर में ही ऐड करने पड़ते हैं। लास्ट ईयर जब आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया तो उसमें भी आपने वही किया था, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी, राइट। तो वो आप मशीनरी में मतलब एसेट्स के अंडर हम मशीनरी लेते हैं उसी में ऐड करते हैं। तो वो एसेट्स के अंडर जो भी आया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, हमने खर्चा किया मशीनरी के लिए, खर्चा किया, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए हमने फॉल्स लिखा है। इसके राइट आंसर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। द नाइन्थ वन यहाँ पे दिया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। एडवांस में कोई इनकम रिसीव होती है उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। येस, मैंने अभी ट्रू, ये ट्रू है। मैंने जब ऊपर प्रीपेड की बात की थी तब आपको ये भी बताया था कि जब भी इनकम प्री रिसीव्ड इनकम होती है, राइट, तो उसको हम लायबिलिटी करके कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में दोबारा नहीं मिलने वाली है वो हमको, तो हम एट प्रेजेंट उसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं। नाउ द 10th वन इज आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। फॉल्स, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स तो डेटर्स के ऊपर क्रिएट होता है। डेटर्स पे क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि डेटर्स बोले तो हमारे कस्टमर्स हो, मतलब आप समझ लो आप बिजनेसमैन और आपसे किसी ने सामान खरीदा है और वो आपको पेमेंट नहीं करेगा तो वो आपका मतलब डेटर्स हुआ। आपसे सामान खरीदा है, उसने उधार में लिया है, तो आपके डेटर्स हो गए। तो आरडीडी कभी भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी है ना डेटर्स पे क्रिएट होते हैं, ना कि
क्रेडिटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट वन 11th इज डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट्स। तो ये ट्रू है, करंट एसेट्स पे नहीं होते कभी भी डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का तो फुल चैप्टर ना आपने 11th में किया है, ये तो फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट्स पे नहीं होता है। देन द 12th इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये ट्रू है, क्योंकि गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट ही है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो एक इमेज के लिए, हमारी रेपुटेशन मार्केट में होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट है। देन द नेक्स्ट वन 13th हमारे पास यहाँ पे है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आपको जब करेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपको फॉल्स लिखना है और फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो लिखना है। देन 14 बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी। बैंक लोन करंट लायबिलिटीज नहीं होती है, तो इसको हमें फॉल्स लिखना है, ये करंट लायबिलिटीज नहीं है, ये कभी भी लॉन्ग टर्म का होता है। नाउ देन 15th वन इज नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस नहीं होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट बैलेंस होता है तब हमें प्रॉफिट होता है, राइट। तो हमारा डेबिट बैलेंस नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट हुआ आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। तो उस केस में जब आपका क्रेडिट बैलेंस होगा तो ही प्रॉफिट वाली बात आएगी, सरप्लस वाली बात आएगी। तो यहाँ पे ना नेट प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि डेबिट, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स कवर अप हो गए। अभी नेक्स्ट हमारे डी पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे फाइंड ऑड वन है। तो ये ऑड वन फाइंड करना है, मतलब आपने ऑड मैन आउट ये सब तो आपने ना और ये प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी किए, छोटे छोटे क्लास से ही आप सीख गए हो कि कौन सा ऑड वन आउट है और कौन सा आइडेंटिफाई एरर कैसे करना है, कौन सी गलत है वो उसको हटाना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो देखिए एक कैटेगरी में कौन कौन फॉल करते हैं, एक सिंगल कैटेगरी में वेजेस है वो ट्रेडिंग रिलेटेड है, रॉयल्टी ट्रेडिंग रिलेटेड है, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड है, लेकिन ये सैलरी है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड है। तो ये अकेला है ना सैलरी, ये ऑड वन है, तो आपको सैलरी को ऑड वन करके बाहर निकाल लेना है, राइट। तो ऑड वन आपका क्या हुआ यहाँ पे, सैलरी। देन द नेक्स्ट वन इज सेकेंड पोस्टेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड हो गया, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड हो गया। देन यहाँ पे परचेसेस आपका ट्रेडिंग रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे परचेसेस अकेला है जो ट्रेडिंग रिलेटेड है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो गया। देन द थर्ड वन इज कैपिटल लायबिलिटीज के अंडर अपियर होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर अपियर होता है, रिजर्व फंड लायबिलिटीज के अंडर अपियर होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज के अंडर अपियर होता है। तो मतलब यहाँ पे एक इकलौता बिल्स रिसीवेबल है जो कि है ना आपका एसेट्स के अंडर दिखाई देता है, तो इसको हम ऑड वन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देन द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। बिल्डिंग एसेट्स हुआ, फिक्स्ड एसेट्स हुआ, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स हुआ, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स हुआ। तो बिल्स पेबल क्या है, तो बिल्स पेबल जो है ये है ना आपका ये आपका लायबिलिटीज के अंडर में अपियर होता है, राइट। तो हम बिल्स पेबल को ऑड वन आउट कंसिडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। यहाँ पे देखो सब रिसीव होने की बात हो रही है, इनकम हो रही है, मतलब रिसीव होना मतलब इनकम होना। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो सब इनकम की बात हो रही है। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट दिया है वो डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, राइट। तो ये तो कोई इनकम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका ऑड वन आउट होता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम कंप्लीट द सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको फर्स्ट दिया कि पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इक्वल रेशियो कौन से उसमें होंगे, तो इक्वल रेशियो में जब पार्टनरशिप वापस रिपीट होके वही चीजें आ रही है, कुछ नया नहीं है, तो वो किसमें शेयर करते हैं, वो पार्टनरशिप डीड नहीं है, बनी नहीं है, अगर एब्सेंस है, साइलेंट है, कुछ नहीं, तो अपने को इक्वल रेशियो लेना है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया, इंडिया में तो ये ऑप्शनल है, पर माय डियर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में ये
कंपल्सरी है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपल्सरी है। द स्टेट इन विच वी लिव, यहाँ पे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, अदरवाइज रेस्ट ऑल द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया इट इज ऑप्शनल। आपको करना है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना तो करवाइए, नहीं करवाना तो मत करवाइए। Then the third one is partnership business must be lawful. Yes, it should be lawful activity. Illegal activity आप नहीं रन कर सकते, राइट? तो आपका लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून के तहत, कानून मतलब कानून को तोड़ते हुए कोई ऐसा ड्रग माफिया और इस तरीके के बिजनेस नहीं होने चाहिए, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड होती है, हमने ऊपर भी इसको स्टडी किया है। एंड देन फिफ्थ वन, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आपने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया तो जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि जितने भी कैपिटल रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हम करंट अकाउंट के अंडर उसको शो करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपेयर करना है, इसको करंट अकाउंट के अंडर में दिखाना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, उसको बाद में हमको है ना खर्चा करके दिखाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में उसको हम डेबिट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया है कि पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। तो पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल लायबल, सबके सब है ना को एक साथ सब जॉइंटली है ना वो और अलग अलग और जॉइंटली वो लोग है ना लायबल है, दे आर ऑब्लिगेटेड फॉर द डेप्थ्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म की कोई भी डेप्थ्स है, तो कोई भी लोन है, सब है, तो वो उसके लिए सबके सब जिम्मेदार है, सबके सब लायबल है, ओके। देन द एट्थ वन, पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ अ पार्टनरशिप। तो वो एक अग्रीमेंट हो गया, रिटर्न अग्रीमेंट। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न अग्रीमेंट इज यहाँ पे एन दिया इसलिए एग्रीमेंट से ही फिल किया। पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। Now ninth one is the withdrawal by partner for a personal use from the firm is dash to his account। तो उसको हम डेबिट लिखते हैं, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब हम जो अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके लिखते हैं। अगर हमने करंट अकाउंट में अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया तो हम करंट अकाउंट के अंडर में उसको शो करते हैं, तो हम डेबिट साइड में ही शो करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डेबिटेड टू हिज अकाउंट हम यूज करते हैं वर्ड डेबिटेड, ओके। देन द नेक्स्ट वन, 10th वन, कमीशन पेबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म के लिए तो खर्चा ही हो गया ना, एक्सपेंडिचर, तो हम यहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर फिल करेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट द सेंटेंस में हमको एक्सपेंडिचर लिखना है। द नेक्स्ट वन यहाँ पे, व्हेन पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन दे हैव टू ऑपरेट डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट उनको ऑपरेट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, तो हम करंट अकाउंट में सारे ऑपरेशंस कैपिटल रिलेटेड करते हैं, वो है करंट अकाउंट, ठीक है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है। देन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इट इज शोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो है ना लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा बैलेंस शीट के। और अगर वो डेबिट बैलेंस शो करता है, यूजुअली वो क्रेडिट बैलेंस ही करता है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस शो किया तो हमको एसेट्स के अंडर में दिखाना होता है, ठीक है। देन यहाँ पे है द एक्सपेंसेस पेड फॉर 13th वन, सॉरी, एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज डैश एक्सपेंसेस। तो उनको हम ट्रेड एक्सपेंसेस ही बोलते हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो होते हैं उसको ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ट्रेड एक्सपेंसेस हम कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में। देन द 14th वन, कैश रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। रिकरिंग नेचर की जो होती है वो रेवेन्यू होती है। Then 15th one is return outward are deducted from purchases। return outward deducted from purchases, क्यों purchases से, क्योंकि परचेस किए हुआ सामान हम वापस आउट कर रहे हैं। आउट, ये वर्ड से याद रखो कि आउट मतलब परचेस किया हुआ आप बाहर, आप अपने पे लो कि आप आउटवर्ड मतलब उसको रिटर्न बाहर भेज रहे हो, आउटवर्ड। सो ये परचेसेस पे ही होता है कि परचेस किया हुआ सामान वापस भेजना, परचेसेस। देन द 16th वन इज एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले कोई एक्सपेंसेस पे किए हुए तो आर कॉल्ड एज प्रीपेड। हमने उसको पहले स्टडी किया है, ऊपर भी आया है ये वर्ड, तो प्रीपेड का बोलते हैं। देन 17, एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। तो उसको फिक्स एसेट्स बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए जो बिजनेस
बिजनेस में रहते हैं जो एसेट्स, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। यूजुअली मोर देन 1 ईयर के ही, मतलब मोर देन 1 ईयर वाले एसेट्स होते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे। देन 19th वन इज व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो इट इज डैश ऑफ द बिजनेस, तो वो एक्सपेंडिचर हुआ। ऑब्वियसली बिजनेस इज एन लीगल एंटाइटी, तो हम मानते हैं कि है ना बिजनेस को देना पड़ेगा पार्टनर्स को कमीशन, और दे रहे तो बिजनेस के लिए वो खर्चा हुआ, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर है। देन 20th वन यहाँ पे है कि व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स जब हम फ्री सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज डैश ऑफ द बिजनेस, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। बिजनेस का क्या है, वो एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अभी F वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली दिया है, तो ये ना टेक्स्ट बुक के थियरीज पार्ट में ये 1 सेंटेंस व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सब आपको वहां से लिख लेना है। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। क्योंकि आगे हमको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैंने सोचा ये ऑब्जेक्टिव्स तो आपको कवर अप करा दो, 1 सेंटेंस एंड ऑल आप लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर इसके लिए स्पेशल फॉर्मेट रेडी करो, राइट। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम जी पार्ट देखते हैं। जी में यहाँ पे दिया है डू यू अग्री और डिसअग्री, आप एग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो फॉलोइंग स्टेटमेंट से, तो आपको वही लिखना है। तो सबसे पहला है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो, तो ये तो डिसएग्री है, मैं डिसएग्री हूँ, क्योंकि साइलेंट अगर होता है तो हमें तो इक्वल शेयर में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तो ये क्या बोला है, क्या कैपिटल रेशियो लेते हो क्या, नहीं कैपिटल रेशियो नहीं लेते हैं, इक्वल शेयर होता है, इक्वल रेशियो, तो ये डिसएग्री। देन द सेकंड वन करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस दिखाएगा करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है और वो डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, तो इससे हम डिसएग्री हुए। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज इट विल शो डेबिट बैलेंस। देन द C1 इज इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, अग्रीमेंट को लेके नहीं है यहाँ पे, ये कंपल्सरी नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग कोई जरूरी नहीं है, ये वर्बली भी है ना, ये पार्टनर्स के अंदर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी की है ना, वो रिटर्न अग्रीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आई डिसएग्री विद दिस। देन यहाँ पे 4th वन इज पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यस वी अग्री। सर्विसेज वाले बाइंग एंड सेलिंग एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते थे हम अग्री करते हैं इसको, ठीक है। देन यहाँ पे 5th वन बोला कि एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पार्टनरशिप फर्म, तो यस इनकम इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पे जो हम पे करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो अग्री करते हैं हम इसको। देन 6th वन पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ऑब्वियसली मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 हमने स्टडी किया है, राइट, तो यहाँ पे अग्री करते हैं हम इसको। देन द 7th वन पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट, एंटाइटलमेंट मीन्स दे आर एलिजिबल टू गेट सैलरी और कमीशन, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि उनको मिलेगी ही सैलरी या कमीशन, तो वी डिसएग्री विद दिस। अगर यहाँ पे 8th वन है द बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, यस फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल में कोई फ्लक्चुएशंस होते ही नहीं है, राइट, वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में होता है, तो यहाँ पे ये जो है ना आपका कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहता है, तो यहाँ पे हम अग्री करते हैं। Then the 9th one, the Indian Partnership Act came into existence in the year 1945. No, ये तो 1932 है, राइट, तो आपको इसको डिसएग्री लिखना है। Then profit and loss account reflects the true financial position. Yes, ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अग्री करते हैं हम इसको, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चलता है हमको, राइट। देन द 11th वन अमाउंट बोरोड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट, तो अगर बोरो किया है उधार है तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट में हम डेबिट साइड में उसको लिखेंगे, अग्री करते हैं हम। देन सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, अनडिस्पैच्ड गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये देखिए समझने वाली बात है, सामान बेच तो दिया बट अनडिस्पैच्ड गुड्स है, सोल्ड बट अनडिस्पैच्ड गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी वो डिस्पैच नहीं है लेकिन बिक गया है ना, उसकी डीलिंग हो चुकी है, तो वो फिर क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट कैसे होगा, नहीं हो सकता, तो वी विल डिसएग्री, ओके। देन 13th वन इज कैरेज इनवर्ड इज अ सेलिंग, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है,
ये तो है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो यहाँ पे हम डिसएग्री करते हैं। देन द 14th वन, ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट। नो, ये ऑपरेशन प्रॉफिट नहीं होता तो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको डिसएग्री करते हैं, ये कोई ऑफिस ट्रांजेक्शन के थ्रू नहीं आता है, राइट। देन द 15th वन, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसको अग्री करते हैं कि यस, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स है, जो पैसे वाले खर्चे लेन देन है, वो सब हम कहाँ पे यहाँ पे दिखाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इवन नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह के, ठीक है। देन यहाँ पे 16th वन है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर है ना फ्री गुड्स अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम देखो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो हम क्या डेबिट साइड में नहीं लिखते इसको, तो ये डेबिट साइड रॉन्ग हो जाता है, तो हम इसको डिसएग्री करते हैं। तो हम बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब क्रेडिट साइड में आता है हमारे, राइट, अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के, तो इससे हम डिसएग्री करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है ए से लेके जी तक कवर अप किया। और ये जो एफ वाला है, मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे ना सर्च कीजिए, ये आपके लिए एक्टिविटी है। आप अपनी पीडीएफ बुक खोलिए और एक आप है ना कवर अप कर लीजिए ये थियरी पार्ट, ठीक है, क्योंकि थियरी पार्ट में भी मैंने काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये जो एच वाला है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये है ना मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं विद द कैलकुलेशन आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ये जो 5 है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए हैं। तो जिसने मेरे वीडियो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर दूंगी, जो चैप्टर नंबर हमारा 3rd है वो स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सेकेंड चैप्टर भी हमने कवर अप कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी दे चुकी हूँ मैं सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर की बाकी थी, तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की ये एक्सरसाइज होगी, और एक खाली वो जो एच पार्ट है वो कैलकुलेशन का दिखाना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर ही देने वाली हूँ। तो यह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।